हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हम लोगों का टॉपिक है भारत के मैदानी क्षेत्र के उप विभाजन। भारत के मैदानी क्षेत्र का उत्तर भारत का विशाल मैदान, उसका विभाजन हम लोग अध्ययन करेंगे। उत्तर भारत का विशाल मैदान और उसके उप विभाजन जो हैं भाबर है, तराई है, खादर है, बांगर है और डेल्टा क्षेत्र है। तो ये भारत के उत्तर भारत के विशाल मैदान का ये क्लासिफिकेशन है। इसी के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय उसको स्टार्ट करते हैं। देखते हैं भारत के मैदानी क्षेत्र यानी उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसका उप विभाजन क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि मानचित्र और फिगर के माध्यम से किस तरह से आपको दर्शाने का प्रयास किए हैं। उत्तर भारत का विशाल मैदान, मैदानी क्षेत्र को जानने के पहले थोड़ा सा वैश्विक और भारतीय आंकड़ों के संदर्भ में देखेंगे। विश्व में स्थलाकृति प्रतिशत, जैसा कि आप जानते हैं मैदानी क्षेत्र पूरे विश्व में 41% है, पर्वतीय क्षेत्र पूरे विश्व में 26% है और पठारी क्षेत्र पूरे विश्व में 33% है। भारत के संदर्भ में देखेंगे, भारत में स्थलाकृत प्रतिशत में मैदानी क्षेत्र 43% है, पर्वतीय क्षेत्र 30% है और पठारी क्षेत्र 27% है। तो इस तरह से विश्व के कुछ आंकड़े हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं भारत के जो मैदानी क्षेत्र, यहाँ पे हमने मानचित्र में दिखाने का प्रयास किया है कि उत्तर भारत का ये विशाल मैदान है। मैदानी क्षेत्र तो तटवर्ती भी में भी आएगा, लेकिन हम लोगों का कुल टॉपिक इतना ही है, उत्तर भारत का विशाल मैदान के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं कि हमने उत्तर भारत के विशाल मैदान को यहाँ पे मानचित्र में दर्शाया है। ये पूरा एरिया जो कलरफुल है उत्तर भारत का विशाल मैदान कहलाता है। उत्तर भारत का विशाल मैदान की अवस्थिति थोड़ा सा समझ लें। हिमालय क्षेत्र के दक्षिण में और पठारी क्षेत्र के उत्तर में उत्तर भारत का विशाल मैदान है। तो स्थितियों को भी आप जानते रहें कि उत्तर भारत का विशाल मैदान हिमालय के दक्षिण में है और प्रायद्वीपीय क्षेत्र के उत्तर साइड में है। तो दिशा के संदर्भ में भी आप दिशाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। इसी क्रम में कुछ देखेंगे इस तरह से। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है थोड़ा ब्रीफ में इसमें अध्ययन करेंगे। हिमालय पर्वत के दक्षिण में, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे हिमालय पर्वत ये फैला हुआ है कश्मीर से लेकर लास्ट में इधर पूर्वोत्तर राज्यों में। तो हिमालय पर्वत के दक्षिण में यानी ये उत्तर साइड है और इधर दक्षिण में आपका ये मैदानी क्षेत्र है। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान हिमालय के पर्वत के दक्षिण में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तीन नदी तंत्र जो हैं, इन नदियों के निक्षेपण के द्वारा उत्तर भारत का विशाल मैदान निर्मित हुआ है। ये मुख्य नदी तंत्र हैं। जैसा हमने इसके पहले बहुत सारे वीडियो में हमने आपको वीडियो में दिखाया है कि अलग अलग नदी तंत्र हैं, यानी जितनी नदियां ये 3 मुख्य नदी तंत्र हैं और इनकी सहायक सैकड़ों नदियां हैं। इन सब के मिलने के कारण उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। उत्तर भारत का विशाल मैदान निर्माण हिमालय के बाद की निर्माण प्रक्रिया है। जैसा कि आप जानते हैं थैटिस महासागर से 2 प्लेटें खिसकी आगे, उसका विस्तार से हम लोग स्टडी करेंगे अगले वीडियो में कि कैसे हिमालय का निर्माण हुआ। पहले यहाँ पे हम लोग इतना जान लें कि हिमालय के बाद का ही निर्माण ये उत्तर भारत का विशाल मैदान, यानी पहले हिमालय का निर्माण हुआ, उसके बाद मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है। मैदानी क्षेत्र के निर्माण के संदर्भ में आगे हम लोग अध्ययन करेंगे कि किस तरह से मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है। जैसा यहाँ पे देख रहे हैं सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये 3 हिमालय की मुख्य नदी तंत्र हैं और इनकी सहायक नदियाँ हैं सैकड़ों। इन सभी नदियों के माध्यम से उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। यहाँ पे हिमालय की जितनी भी नदियाँ हैं, यानी हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है पूर्वोत्तर राज्यों तक जो फैली है, तो इनसे जितनी भी नदियाँ उतर के मैदानी क्षेत्र में आई और अपने साथ लाए गए अवसाद मिट्टी जो बह के आई नदियों के माध्यम से, और ये मिट्टी इन क्षेत्रों में फैल गई यानी बिखेर दी, और इन नदियों के माध्यम से बड़ी मात्रा में यहाँ पे मिट्टी फैल गई और इस तरह से एक विशाल मैदान का निर्माण हुआ और इसी विशाल मैदान को उत्तर भारत का विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है। आगे इसी क्रम में देखेंगे इस मैदान में का क्षेत्रफल जो है 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इस मैदान का क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। और उत्तर भारत के विशाल मैदान के राज्य कौन कौन से हैं तो देखेंगे यहाँ पे दिल्ली है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है और पश्चिम बंगाल और असम है। तो ये इतने राज्य हैं। इन राज्यों में उत्तर भारत का विशाल मैदान विस्तृत है या फैला हुआ है। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से राज्य उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी राज्य हैं। और इसी क्रम में देखेंगे इसकी लंबाई कितनी है 3200 किलोमीटर, यानी उत्तर भारत का जो लंबाई है 3200 किलोमीटर है। चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। तो जैसा कि आप जानते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान किस तरह से यहाँ से इस राजस्थान के एरिया से स्टार्ट होकर के लास्ट में असम तक फैला हुआ है। तो इस तरह से इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है।
चौड़ाई जो है 150 से 300 किलोमीटर है। कहीं पे सकरा है, जैसे जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाते हैं इनकी चौड़ाई कम हो जाती है और जैसे जैसे पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आते हैं इनकी चौड़ाई कम हो जाती है। इस तरह से एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि उत्तर भारत के विशाल मैदान की चौड़ाई कम कहाँ होती है, तो असम में चौड़ाई कम हो जाती है और जैसा कि आप जानते हैं पश्चिमोत्तर क्षेत्र में इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण यहाँ पे फैक्ट है कि लंबाई 3200 किलोमीटर है, चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। असम में सबसे कम क्षेत्र है 90 से 100 किलोमीटर, यानी वहाँ पे सकरा हो जाता है और इस तरह से वहाँ पे चौड़ाई कम हो जाती है। उत्तर भारत के विशाल मैदान को हम लोग अध्ययन करेंगे कि इसको कितने भागों में बांटा गया है। भाबर है, तराई है, खादर है, बांगर क्षेत्र है और लास्ट में डेल्टा क्षेत्र है। भाबर क्षेत्र होता क्या है, इसको ये मेन टॉपिक है, इसको स्टडी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमने यहाँ पे हिमालय को दर्शाया है। हिमालय से जब नदियाँ नीचे उतरती हैं तो उनकी गति काफ़ी तीव्र होती है, काफ़ी फोर्स गति से नीचे उतरती हैं और जब तीव्र गति से नीचे नदियाँ उतरती हैं तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर कंकड़ टुकड़े लेकर के नीचे आते हैं। तो जल प्रवाह तीव्र होने के कारण, जैसा आप यहाँ पे हमने दिखाने का प्रयास किया है कि इस एरिया में बड़ी मात्रा में कंकड़ पत्थर पूरे फैल जाते हैं क्योंकि पानी का फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। तो इस एरिया में कंकड़ पत्थर फैल जाते हैं और इस एरिया में कंकड़ पत्थर के फैल जाने के कारण, जैसा कि आप जानते हैं, इस एरिया लगभग 8 से 16 किलोमीटर के क्षेत्र में ये कंकड़ पत्थर बहुत बड़ी मात्रा में फैल जाते हैं। तो ये स्थिति के संदर्भ में भाबर का निर्माण होता है, यानी भाबर पत्थरों का एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जो नदियों के द्वारा बह करके उसके मतलब किनारे पे आके फैलता है। यानी हिमालय के एकदम गिरपात जिसे कह सकते हैं, यहाँ के सबसे निचले हिस्से में बड़ी मात्रा में जो पत्थर आके गिर जाते हैं और ये फैल जाते हैं जल के प्रवाह के कारण। चूँकि हैवी पत्थर होते हैं और वज़न होने के कारण, चूँकि फोर्स से ऊपर से नीचे गिरते इसलिए यहाँ फैलते हैं और आगे इसलिए नहीं बह पाते क्योंकि इनका वेट होता है और जल का प्रवाह धीरे हो जाता है। तो ये पत्थर आगे ज़्यादा नहीं जा सकते, तो इस क्षेत्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हमने दिखाने का प्रयास किया है और यहाँ पे हमने डिफाइन किया है कि भाबर प्रदेश जो मुख्य प्रदेश है, नदियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों को काटकर लाए गए बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों के द्वारा निर्मित होता है। और यह जो है आगे चल करके इसमें यहाँ पे जब नदी नीचे पानी इसमें आता है या नदियों का जल इसमें जब आता है तो ये नदी विलुप्त हो जाती है। कभी कभी पूछता है कि भाबर क्षेत्र में या तराई क्षेत्र में नदी विलुप्त होती है, तो यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि जैसा आप देख रहे हैं बड़े बड़े पत्थर हैं और पत्थर के नीचे से पानी बहता है इसलिए नदी विलुप्त हो जाती है। ऊपर से नदी नहीं दिखाई देती लेकिन जल का प्रवाह कंटिन्यू बना रहता है। आगे चल करके यही नदी तराई क्षेत्र में फिर से निकल के आती है। तो कहने का मतलब है कि भाबर क्षेत्र में नदी विलुप्त हो जाती है और तराई क्षेत्र में फिर से निकल के आती है। तो भाबर क्षेत्र का इस तरह से निर्माण होता है। अगले स्टेप में यहाँ पे हमने दिखाया है किस तरह से कि यह क्षेत्र जो है 8 से 16 किलोमीटर तक फैला है, यानी विस्तृत है और यह नदी में कंकड़ पत्थर के नीचे प्रवाह से नदी विलुप्त हो जाती है और फिर तराई क्षेत्र में निकलती है। तो जैसा हमने दिखाने का प्रयास किया है कि भाबर क्षेत्र में इन कंकड़ पत्थरों के नीचे से जल का प्रवाह होता है नदी के, इसलिए ऊपर से नदी ऐसा लगता है कि विलुप्त हो गई, गायब हो गई, लेकिन वो गायब नहीं होती है। जल नीचे नीचे बहता रहता है कंकड़ पत्थरों के नीचे और आगे चल करके तराई क्षेत्र में फिर से ये निकल आती है। अब तराई क्षेत्र का हम लोग अध्ययन करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है वहाँ पे और यहाँ पे डिफाइन किया है। तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र क्या होता है, तो भाबर क्षेत्र के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर का क्षेत्र नमी युक्त दलदली भूमि है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भाबर क्षेत्र से जब आगे नदी नीचे आगे निकलती है तो ये नदी का जो स्वरूप होता है काफ़ी विस्तृत होता है, एक निश्चित राशि में नहीं बहती है, काफ़ी बड़े एरियाज़ में फैल जाती है और बड़े लेवल पे विस्तृत क्षेत्र में बहती है और नदी फिर से निकल के आती है। जहाँ पे भाबर क्षेत्र में विलुप्त हुई रहती है नदी, वहीं तराई क्षेत्र में फिर से दिखाई देने लगती है और बड़ी एरिया में फैली रहती है। भूमि चूँकि नमी युक्त होती है, बहुत ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र होता है, इसलिए दलदली भूमि बन जाती है। तो तराई क्षेत्र का जो विशेषता है दलदली क्षेत्र हो जाता है और दलदली क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे सिकुड़ने वाले जीव जंतु बड़े, मुड़ने वाले या रीढ़विहीन कह सकते हैं, और मच्छर बड़ी मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इस तरह से तराई क्षेत्र की अपनी एक विशिष्टता है। आगे हम लोग इसी क्रम में नेक्स्ट इसके बढ़ेंगे कि किस तरह से तराई क्षेत्र में नदी जो है निकल के आती है और ये क्षेत्र जो है दलदली भूमि के रूप में निर्मित होती है। तो यहाँ पे दलदल बन जाता है इस तराई क्षेत्र में और नदियाँ पुनः बाहर निकल के आती हैं। अगले प्रदेश में देखेंगे खादर प्रदेश। जैसा आप देख रहे हैं तराई क्षेत्र के बाद फिर से नदी एक निश्चित दिशा धारण करती है, यानी जो फैली हुई रहती है वो एक निश्चित राशि में आगे बढ़ने लगती है। तीसरा से यहाँ पे अगले स्टेप में तराई के बाद एक खादर क्षेत्र का संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे।
खादर क्षेत्र और बांगर क्षेत्र, जो क्षेत्र दो क्षेत्र हैं। तो नदी तो पहली बात तो सामान्य स्थिति में एक दिशा में बहती है। बरसात के टाइम में जब बारिश होती है तो उस टाइम में बाढ़, प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है। तो जैसा हमने यहाँ पे ब्लू से दिखाने का प्रयास किया है कि हर साल बाढ़ जो आता है वो ब्लू क्षेत्र है। जो कभी कभी बाढ़ आता है 10 साल 5 साल में, वो हमने हल्के हल्के बिंदु यहाँ पे दिखाया है। और इस तरह से जो हर साल बाढ़ आती है, मिट्टी हर साल वहाँ पे पहुँच जाती है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? खादर क्षेत्र कहलाता है। और जो मिट्टी कई सालों में पहुँचती है, बाढ़ कभी कभी आता है, वहाँ पे मिट्टी, पुरानी मिट्टी जो है रह जाती है। यानी कहने का मतलब है कि खादर एक नवीन जलोढ़ है। जो हर साल मिट्टी पहुँच रही है वो नवीन जलोढ़ है, उसे खादर जलोढ़ कहते हैं। जो 8 या 10 वर्षों में कभी भी पहुंचती है मिट्टी, वो बांगर जलोढ़ है, यानी पुरानी मिट्टी है। तो इस तरह से इसमें एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि खादर जलोढ़ पुरातन जलोढ़ है या नवीन जलोढ़। तो खादर जलोढ़ नवीन जलोढ़ है और बांगर जलोढ़ पुरातन जलोढ़ है। तो इस तरह से इसको भी अपना एक स्पेसिफिक फीचर से इसको भी जानते रहें। और इस तरह से जो प्रत्येक वर्ष मिट्टी पहुंच रही है उसको जो है खादर जलोढ़ कहते हैं, और जो कभी कभी पहुंचती है उसको बांगर जलोढ़ कहते हैं। अगले स्टेप में देखेंगे, नेक्स्ट है डेल्टा क्षेत्र। अब डेल्टा क्या है? तो जैसा आप देख रहे हैं कि मैदानी क्षेत्र में ये गंगा नदी है, गंगा नदी का मैदान है। और गंगा नदी के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है, ऊपरी गंगा के मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। तो इस तरह से गंगा का मैदान भी 3 भाग में डिवाइड हो जाता है। लास्ट में पश्चिम बंगाल में पहुंचने पे एक विशाल डेल्टा का निर्माण करता है। जैसा कि आप जानते हैं, डेल्टा पश्चिम बंगाल में सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में एक डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा क्या होता है इसको डिफाइन हमने यहाँ किया है, नदी द्वारा अपने साथ लाए गए अवसाद को। अवसाद मीन्स जो उसमें बजरी है, कंकड़ है, पत्थर है, बालू है, ये सारे अवसाद जब नदी बहा करके लाती है और लास्ट में समुद्र में मिलने के पहले उसके मुहाने पे भी घेर देती है। तो जब मिट्टी, कहते हैं नदी, जब नदियों का भी अपना एक स्थितियाँ होती हैं। जैसे नदी जब पहाड़ से नीचे उतरती है तो उसमें प्रवाह तीव्र होता है, मैदानी क्षेत्र में पहुँचती है तो उसके पहाड़ी क्षेत्रों की अपेक्षा प्रवाह और स्लो हो जाता है, और जैसे जैसे समुद्र के मुहाने पर पहुँचती है उसका प्रवाह एकदम मंद गति हो जाती है। तो मंद गति हो जाने के कारण जबकि मलबा वहाँ पे ज़्यादा फैल जाता है, जो मलबा जो अपने साथ बजरी, कंकड़, बालू जो लाया रहता है, कीचड़, वो सारा फैला देती है, और इससे जो है ऊंचाई, एक ऊंची भूमि का निर्माण हो जाता है। तो जलराशि एक राशि में नहीं बहती, कई राशियों में बहती है, और एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होता है। और इसी त्रिभुजाकार आकृति को क्या नाम दिया गया है? डेल्टा का नाम दिया गया है। तो कहने का मतलब है, जलराशि जब का स्पीड या स्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो स्पीड कम हो जाने के कारण राशियाँ, यानी जलराशि एक राशि में नहीं बह पाती, कई राशियों में बहती है, और इसी त्रिभुजाकार आकृति के कारण ही इसको डेल्टा का नाम दिया गया। तो डेस्टोन आज वीडियो में आपने अध्ययन किया कि भारत का जो मैदानी क्षेत्र है, यानी वो भी विशेष रूप से उत्तर भारत का विशाल मैदान, उसके कितने उप विभाजन हैं, उनकी क्या क्या विशेषता है, भाबर क्या है, तराई क्षेत्र क्या है, खादर भूमि क्या है, और बांगर क्षेत्र क्या है, इसके साथ साथ डेल्टा क्या है, इनके सदर में अध्ययन किया। अगले स्टेप में नए वीडियो के साथ फिर से हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।